हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नोवर निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। ठीक है, तो हमारी जो है आज अकाउंटेंसी की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखो, हमारी जो है वो इंश्योरेंस की सारी क्लासेस ख़त्म हो गई। ठीक है, ऑडिट हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया। अब जो ये पैरेलली हमारी तीन तीन सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस चल रही है, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एंड अकाउंट्स, ये जो है बाय अक्टूबर एंड, बहुत हुआ तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, तीनों एक साथ ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे करके हमने जो है वो अपने 5 सब्जेक्ट्स कवर कर लिए विद सच अ ब्यूटीफुल नोट्स एंड एमसीक्यू। ठीक है, एंड इतने बढ़िया से जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो रही है वो तो हो ही रही है। ठीक है, तो डोंट वरी, हम लोग जो है बहुत जल्दी ख़त्म करें। और जैसा कि हमने बोला था कि पॉलिटी और मॉडर्न जो है हम लोग ट्राई करेंगे कि उसकी भी नोट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं हमारे सबके नोट्स को, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको भी ले करके आऊँ। बट पहले मेरी जो अभी करेंट जो फोकस है वो है कि इन तीनों को पहले ख़त्म किया जाए। अक्टूबर ख़त्म होते होते ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंट्स का। मेजरली देखो, अकाउंट्स के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमने देख लिए हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वहाँ तक, जहाँ से हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी टिल फिनेंशियल स्टेटमेंट, हमने जो है वो पूरी क्लासेस कर ली है। अब जो है इसकी मेजर टॉपिक जो अकाउंट्स के रह गए हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, मैं बताती हूँ आगे कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। एंड उसके अलावा जो टॉपिक्स रह जाएंगे वो बहुत ही इक्का दुक्का मिसलेनियस टॉपिक रह जाएंगे। तो मुझे लगता है मैक्सिमम हार्डली उसमें 2 या 3 क्लासेस बहुत हुए तो लगेंगे। मेजरली जो आपके बचे रह गए वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हम लोगों ने ये भी अभी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देखती हूँ आज कितने स्टैंडर्ड कवर हो पाते हैं। 2 आई थिंक 2 स्टैंडर्ड कवर हो पाएंगे, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड से मैं आपको दिखाऊंगी पीवाईक्यू भी लेकर के कि उससे बनाने के लिए क्वेश्चंस भी आते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट है। चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हो, बाकी बातें जो है वो क्लास के साथ में करती रहूँगी। ये सभी हमारे मेंबर्स हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि इन सभी को फ़ायदा ये मिलता है कि हमारी वीडियोज़ की एक्सेस इनको पहले मिलती है बाकियों की तुलना में। एंड ये रहा हमारा क्लास जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखो होता क्या है। सबसे पहले बेसिकली ये समझ लो, स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि अगर कोई रूल ना हो गाइड करने के लिए, ठीक है, कोई रूल ना हो अगर गाइड करने के लिए, तो कोई कंपनी जो है कुछ और तरीका फॉलो करेगी। मान लो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से वो कुछ और तरीका फॉलो करेंगे, तो हर लोग मतलब यानी कि ग्लोबली लोग एक ही चीज़ को फॉलो करें किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, उसके लिए स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, केक बनाती है, ठीक है, उसके माल जो है वो जितना सेल कर दिया, जो बचे रह गए उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। उस क्लोजिंग स्टॉक को वो किस तरीके से वैल्यू करके अपने अकाउंट्स में दिखाएंगे, मार्केट वैल्यू पे लेंगे, कॉस्ट पे जिस पे उसने एक्वायर किया है, जो उसके बनने का कॉस्ट है उस पे वैल्यू करेंगे, किस पे करेंगे। अगर मान लो कि सारे लोग जो है वो अलग अलग तरीका फॉलो करने लग गए, मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुछ और फॉलो कर रही है, मान लो बैंकिंग कंपनी कुछ और फॉलो कर रही है, मतलब सब लोग कुछ और कर रहे हैं फॉलो, तो फिर एक हैपजर्ड, एक केओस आ जाएगा। ठीक है, तो सब लोग एक चीज़ फॉलो करें, उसके लिए ही स्टैंडर्ड में रूल दिए गए हैं। स्टैंडर्ड के टॉपिक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल AS1 जो है वो हमारा कहता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, AS2 जो है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक पे है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड जो भी नियम कानून है जो फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग में, उसको उसमें पूरी तरीके से दिया गया है। सब लोग उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है, ताकि सबके अकाउंट्स में एक समानता रहे। समझ में आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा था ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी होते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स कैसे मेंटेन करना है इसको लेकर के, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कैसे मेंटेन करना है इसको लेकर के भी एक क्या नियम होने चाहिए, तो वो उसको कहते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। उसी तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो चलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर, यहाँ पे देखो क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन स्टेटमेंट जो कि इशूड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऑब्वियसली इसको कौन लेकर के आएगा, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करेंगे। ठीक है, जो कि स्पेसिफाई करता है द प्रिंसिपल प्रोसीजर्स एंड द प्रेजेंटेशन मैथड्स। प्रिंसिपल प्रोसीजर्स, प्रेजेंटेशन मेथड क्या होगा, टू बी फॉलोड इन अकाउंटिंग फॉर वेरियस ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट। क्या क्या तरीका फॉलो किए जाएंगे, ये सभी कुछ जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेंशन होता है। इसका पर्पस क्या है कि टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक यूनिफॉर्मिटी रहे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में, ये इंपॉर्टेंट है। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, टू इनेबल कंपैरेटिबिलिटी, ये सब रहे उसमें। क्यों हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कि एक यूनिफॉर्मिटी है, यानी कि हर लोग एक ही चीज़ को मान रहे हैं, एक ही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इसको कहते हैं यूनिफॉर्मिटी।
ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि चीज़ें जो है वो साफ साफ दिखेंगी, कुछ ऐसा नहीं है कि देख करके कुछ और लग रहा है लेकिन अंदर कुछ और है, हिडन है, तो ऐसा नहीं है, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। एंड टू इनेबल द कंपैरेटिबिलिटी, अगर एक चीज़ एक नियम पे अगर बने होंगे अकाउंट्स तभी तो आप कंपेयर भी कर पाओगे। मान लो कि मैं कॉस्टिंग पे वैल्यू कर रही हूँ, मान लो कोई और जो है वो मार्केट वैल्यू पे जो है चीज़ों को ये कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो कैसे कंपेयर करोगे? सेम बराबर चीज़ों को ही तो कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो कंपैरेटिबिलिटी, क्या ज़रूरत है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने की? देखो डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो यूज करते हैं, डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन को लेकर के अगर हम बात करें तो उसको कैसे वैल्यू करेंगे, इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करेंगे, इसको लेकर के अलग अलग जो फर्म है अलग अलग तरीके फॉलो कर सकते हैं। ये सभी एक ही तरीका फॉलो करें उसके लिए होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कन्फ्यूज़न हटाता है, एलिमिनेट कन्फ्यूज़न एंड प्रमोट करता है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। हेल्प इंटरफॉर्म एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन, ये मैंने बता दिया। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर हम देखें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेकर के इंडिया में तो क्या है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, जो हम लोग जो है कर रहे होते हैं CA, वो ICAI जो है जब हम लोग मेंबर बन जाते हैं, जब CA बन जाते हैं कोई, तो वो ICAI जो यहाँ पे बॉडी आपको दी गई है इसके मेंबर बन जाते हैं हम, ठीक है। पहले हम स्टूडेंट रहते हैं, बाद में जब आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप मेंबर बन जाते हो। तो देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनका क्या रोल है, तो ये फॉर्मुलेट करते हैं और इशू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, क्या नियम कानून आप फॉलो करोगे अकाउंटिंग में किसी चीज़ को लेकर के, उसको बनाते यही लोग हैं, बनाते हैं, इशू करते हैं, ठीक है। उसके बाद जाकर के वो अपने जो ये सजेशंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं और फिर जाकर के वहाँ से इशू होती है अकाउंटिंग जो बॉडी है, दैट इज़ डिफरेंट प्रोसीजर। लेकिन जो मेन जो है बनाने का काम वो होता है ICAI का। नेक्स्ट हमारा देखो बॉडी नफरा, दैट इज़ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये क्या है, तो ये ओवरसी और इन्फोर्स करती है कंप्लायंस। ये क्या करती है, कंप्लायंस को इन्फोर्स करना, यानी कि नियम में लाना। थर्ड क्या हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये क्या करती है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नोटिफाई करती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, जो हमारी मिनिस्ट्री है ये कॉर्पोरेट अफेयर्स वाली। नेक्स्ट देखो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबिलिटी, सब्जेक्ट मैटर और टाइप ऑफ एंटरप्राइज। इस बेसिस पे जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लासीफाई होते हैं। अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है किस पे एप्लीकेबल होता है, तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, अनलिस्टेड कंपनी, हर किसी पे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एप्लीकेबल होगा। देखो यहाँ पे SME, ऐसा नहीं है कि अगर स्मॉल एंड मीडियम है या फिर अनलिस्टेड कंपनी है तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये सबको मानना है, ठीक है। एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन मानेगा, मतलब ये कह रहा है बेसिकली, देखो यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है देखो फॉलो तो हर कोई करेंगे, लेकिन आपको पता होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये पुराना मेथड है, अभी जो है लोग इंड AS फॉलो कर रहे हैं। इंड AS का मतलब है दैट इज़ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अभी जो है वो न्यूली लॉन्च्ड है, मतलब नए आए हैं। तो जो लार्ज और लिस्टेड कंपनी है, ताकि छोटे मोटे कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए इसको इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि मे भी खर्चा बहुत ज़्यादा हो, मे भी वैसा वो प्रॉपर एक्सपर्ट को हायर ना कर सके क्योंकि उनका बजट नहीं होता छोटे फॉर्म का, ठीक है। तो लार्ज और जो लिस्टेड हमारी कंपनी है सिर्फ वही अभी इंड AS को फॉलो कर रही है, और बाकी जो छोटे मोटे कंपनी और अनलिस्टेड है वो अभी भी पुराना वाला मेथड दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। यानी कि कर तो दोनों ही रहे हैं, बस पुराने वाले वो कर रहे हैं और ये नए वाले कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसको कौन नोटिफाई करता है, दैट इज़ नोटिफाई बाय इशू, यहाँ पे ICAI फॉर्मुलेट करता है, MCA जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर उसको नोटिफाई करता है अंडर द कंपनीज एक्ट। अगर हम सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो देखो सब्जेक्ट मैटर के आधार पे डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड जो होते हैं, फॉर एग्जांपल AS1 AS18, AS1 जो है ये अभी हम लोग देखेंगे आज की क्लास में, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करने के क्या क्या तरीके होने चाहिए, कैसे करेंगे डिस्क्लोज, क्या क्या करेंगे, कहाँ पे करेंगे, सब कुछ दिया हुआ है। इसका पर्पस क्या है कि टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मान लो कोई कंपनी अगर मान लो कि वो डिस्क्लोज़ कर देती है कि वो कौन से तरीका को अपना रही है, मान लो कि वो इन्वेंट्री का वैल्यू कर रही है या डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर रही है, तो वो क्या तरीका अपना रही है उसको जो है वो डिस्क्लोज़ करते हैं। AS1 ये बोलता है कि आपको डिस्क्लोज़ करना है, कहाँ पे, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट के फुटनोट में। फुटनोट का मतलब होता है नीचे एक जगह होती है वहाँ पे, वहीं पे आप उसको डिफाइन करो। मेन अकाउंटिंग मतलब जहाँ पे हो रही है सब कुछ रिकॉर्डेड है वहाँ नहीं, लेकिन आपको साइड में फुटनोट में दिखा दो, डिस्क्लोजर दिखा दो कि आपने क्या तरीका से जो है अकाउंट्स प्रिपेयर किया है, क्या मेथड लगाया है, जो वैल्यू आप दिखा रहे हो किस मेथड को लगा करके आप उस वैल्यू तक पहुँचे हो। मेजरमेंट स्टैंडर्ड की बात करें तो AS2 और AS10, जैसे AS2 जो है वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को लेकर के है, AS10 जो है वो फिक्स्ड असेट को लेकर के है। फिक्स्ड असेट यानी कि जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो मूवेबल असेट नहीं है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं फिक्स्ड असेट, ठीक है।
प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो AS3 है, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर के क्या प्रेजेंटेशन का तरीका होना चाहिए, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। AS3 भी, AS3 पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस उससे आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स। एंड रिकग्निशन स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल जैसे AS9 जो है वो रेवेन्यू को किस तरीके से आप रिकग्नाइज करोगे, जो आपकी आमदनी हो रही है उसके बारे में बात करता है। एंड AS29 जो है वो न्यू वाला है, दैट इज़ प्रोविजन एंड कंटिजेंट लाइबिलिटी की बात करता है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इंटरप्राइज अगर हम बात करें तो 3 तरह का हमारा लेवल है, दैट इज़ लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 में आती है वो कंपनी जो कि लार्ज एंटरप्राइज है एंड जिसकी की टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है। टर्नओवर या नहीं तो वो लिस्टेड हो, सिंपल, या तो वो लिस्टेड हो, ठीक है। लिस्टेड किससे होती है इतना तो आपको पता ही होगा, अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हो तो मुझे आप कमेंट से बताना, ठीक है। लिस्टेड किससे होती है? लार्ज एंटरप्राइज जो है अगर उसकी टर्नओवर 50 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो वो लेवल 1 में आएगी, उस पर सारे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एप्लीकेबल होंगे। लेवल 2 में आती है मीडियम एंटरप्राइज, जिसमें कि पार्शियल रिलैक्सेशन दिया जा सकता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को लेकर के। लेवल 3 की अगर हम बात करें तो ये स्मॉल एंटरप्राइज है, जो कि बहुत ही कम इसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की क्राइटेरिया इसमें होती है इसके लिए, स्मॉल एंटरप्राइज के लिए। लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये क्या होता है? AS1, AS2, AS3, AS4, इस तरह से करके बहुत सारे AS या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के डील करता है। जैसे फॉर एग्जांपल AS1 में क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी कि जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी अगर अपना रहे हो, फॉलो कर रहे हो, उसको आपको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। AS2 क्या कहता है हमारा? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री को हम कैसे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट पे करेंगे। और NRV विच एवर इज़ लोअर, NRV क्या होती है ये हम लोग अभी आगे पढ़ने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। AS3 दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें हम लोग क्या देखते हैं? ये दिखाता है हमें कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश कितना हमारा आ रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के और कितना जा रहा है। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि कंपनी बोल रही है कि हमारे पास जो डेटर्स यानी हमारे जो देनदार है वो 25 करोड़ रुपए के हैं, ठीक है। तो उसने कितने पैसे दिए, कितने उसको देने हैं सप्लायर को, ये सब कुछ का उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। AS4 क्या होता है? दैट इज़ कंटिजेंट एंड इवेंट्स, जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 31 मार्च को हमारा बैलेंस शीट डेट था, क्लोज हो गया, मान लो कि अगर 5 अप्रैल को बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया, 5 अप्रैल को कुछ ऐसा मेजर हो गया जिसका कि रेलेवेंस उस अकाउंट से है, तो फिर जो है वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें एडजस्ट होती है या नहीं होती है, वो सब हम लोग देखेंगे वहाँ पे AS में पूरी तरीके से। अब देखो हम लोग आज की क्लास अपनी स्टार्ट कर रहे हैं AS1 के साथ, दैट इज़ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। सबसे पहला हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसी चीज़ को लेकर के डील करता है कि क्या जो है वो डिस्क्लोज जो है अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 वाज द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि जिसको ICAI ने इशू किया था, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसने जो है इन्होंने पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसको लॉन्च किया था? दैट इज़ AS1 को। जरूरी थोड़ी कि AS1 आपको सीरीज से लॉन्च करना है, आप कुछ भी कर सकते थे, बट सबसे पहला इशू हुआ AS1। ये डील करता है विद द डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, जो कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय आपने किस पॉलिसी का इस्तेमाल किया है उसको आपको डिस्क्लोज करना है। दूसरा, इट इंश्योर दैट कि यूजर्स का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अंडरस्टैंड हाउ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन प्रिपेयर्ड, कैन इतना। एंड क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? AS1 की क्या ऑब्जेक्टिव है? टू प्रमोट द बेटर अंडरस्टैंडिंग, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी, टू मेक financial statement comparable over time, and to prevent manipulation of financial results। अब देखो अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या मतलब है? अकाउंटिंग पॉलिसी अभी अपने दिखा ना, ये सब वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है? तो अकाउंटिंग पॉलिसी आर द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स जो कि अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइज इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन, किस तरह के क्या तरीका अपना रहे हो आप डेप्रिसिएशन को वैल्यू करने में। फॉर एग्जांपल अगर आप WDV मेथड अपना रहे हो, स्ट्रेट लाइन मेथड अपना रहे हो, डोंट वरी, ये सब मैं बताऊंगी क्लासेस में आपको आगे। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि आप इन्वेंट्री को, क्लोजिंग स्टॉक को किस तरीके से वैल्यू कर रहे हो, या तो आप लीफो लगा रहे हो, फीफो लगा रहे हो, या वेटेड एवरेज लगा रहे हो। लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया है माल हमारा वो सबसे पहले बिकेगा, और फीफो होता है जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले बिकेगा, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन इंटेंजिबल एसेट, अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। बेसिस ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन, मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर सच अ डाउटफुल डेट्स, ये सब आ जाएंगे हमारे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर, ठीक है। कैसे पॉलिसी हो सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस की अगर हम बात करें तो AS1 जो है वो रिकॉग्नाइज करता है 3 तरह की हमारी फंडामेंटल अजम्पशंस विच आर नॉर्मली अज्यूम टू बी फॉलोड। इसको मान के चलते हैं कि ये फॉलो हो रहा है कंपनी में। क्या क्या है वो? जैक, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैक। जी से गोइंग कंसर्न, A से अक्रूवल एंड C से कंसिस्टेंसी। जैक, जी से गोइंग कंसर्न, इसका मतलब होता है कि एंटरप्राइज जो है अपना ऑपरेशंस जो है वो कंटिन्यू करने वाला है फ्यूचर पीरियड में भी। अभी कोई सर्टेनिटी या फिर गारंटी नहीं है कि मैं जो है वो दूसरी जगह जाने वाली हूँ। कंसिस्टेंसी की बात करें तो अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंट है फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, कंसिस्टेंट रहे, यानी कि अगर आपने इस साल अगर लीफो लगा लिया क्लोजिंग स्टॉक में तो अगले साल भी आपको लीफो लगाना चाहिए। अक्रूवल की बात करें तो अक्रूवल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। ट्रांजैक्शन जो है अगर मान लो कि वो 2 बार रिकॉर्ड हो गया तो बोल रहे हैं कि कब और नहीं पे करना है, कब, ऐसा कब होगा? देखो, अकॉर्डिंग टू AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग द फॉलोइंग डिस्क्लोजर आर मैंडेटरी। सबसे पहले कि ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन जो है उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। दूसरा, द डिस्क्लोज शुड बी नॉर्मली फ्रॉम पार्ट ऑफ द नोट्स टू द मैन्युफैक्चर। एंड थर्ड इज unless any change in the accounting policy having a material effect on the financial statement must be disclosed along with the nature, person and questions जो कि questionable effect on the financial result if expected has, if the change has no material effect in the current period बट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव इन द फ्यूचर, तो उसको भी रिकॉर्ड करना है। मान लो कि अभी करंटली जो है उसका इम्पैक्ट नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है मेजर इम्पैक्ट, तो उसको भी जो है वो रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे क्या सिचुएशंस होंगे जो कि लीडिंग टू चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज कर दिए जाएंगे, किस सिचुएशन में? सबसे पहले कि इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द स्टैट्यूटरी और द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इटसेल्फ अलाउ करना चाहिए कि वो जो है वो ट्रांसफ़र ले ले, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद ही बोल रहा है, या नहीं तो आपकी किसी लॉ, मान लो कि ऐसी कुछ लॉ आ गई, कानून आ गए कुछ नए जिसके अकॉर्डिंग जो है अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, तब किया जा सकता है। दूसरा, इट रिजल्ट्स इन मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि अगर आप उस पॉलिसी को फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर जो है वो प्रेजेंटेशन होगा फिनेंशियल स्टेटमेंट का। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कंपनी, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जो कि प्रीवियसली जो है वो यूज करी थी फीफो मेथड, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फीफो मेथड क्या होता है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो पहले आएगा वो पहले बिकेगा। लिफो का मतलब है जो लास्ट में आएगा वो पहले बिकेगा। ठीक है, तो फीफो मेथड अगर इस्तेमाल कर रही है वो वैल्यू करने के लिए इन्वेंट्री को लेकर के इन द करेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट ईयर, इट स्विचेज टू द वेटेड एवरेज मेथड, कि फीफो लिफो को छोड़ करके एक बीच का मेथड होता है दैट इज़ वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, वो मैं आपको डिटेल बताऊंगी जब हम लोग पढ़ेंगे तब। तो अगर मान लो कि कंपनी जो है पहले यूज करी थी फीफो वैल्यू करने के लिए और अभी जो है वो फॉलो कर रही है वेटेड एवरेज मेथड को, तो एज पर AS1 के अकॉर्डिंग जो चेंज किया गया है अकाउंटिंग पॉलिसी में, इसको मस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट में। यानी कि कंपनी पहले फॉलो करती थी फीफो मेथड और इस साल उसने क्या किया कि वेटेड एवरेज मेथड लगा लिया वैल्यू करने के लिए, तो उसको जो है इस चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी को डेफिनेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा फिनेंशियल स्टेटमेंट में। कहाँ पे? तो फुटनोट में। ठीक है, द डिस्क्लोजर शुड इंक्लूड, अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको जो है वो लाइव किसी जैसे रिलायंस है, ये सब कैसे अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, कैसे डिस्क्लोज करते हैं, वो भी दिखा दूंगी। द डिस्क्लोजर जो है शुड इंक्लूड द नेचर ऑफ द चेंज, कि क्या चेंज किया गया। फॉर एग्जांपल चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूइंग द इन्वेंट्री। ठीक है, ये चेंज है एक। रीज़न फॉर चेंज, किस कारण से चेंज किया गया वो रीज़न भी देने हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज, इफ़ द चेंज जो है वो रिजल्ट इन डिफरेंस इन द प्रॉफिट और ये असेट वैल्यू, द अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट बताना पड़ेगा। अगर मान लो उस चेंज के कारण अगर प्रॉफिट इम्पैक्ट होता है, चेंज के कारण अगर मान लो असेट वैल्यू इम्पैक्ट होता है कि पहले असेट की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपये, लेकिन अभी जो है वो आपने चेंज किया, इसकी वजह से उसकी वैल्यू जो है 50 लाख दिख रही है, तो ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्यों किया आपने। हो सकता है कि आप प्रॉफिट अपना कम दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ कंपनी जो है मान लो इफ़ प्रॉफिट डिक्रीजेज बाय 50,000 ड्यू टू चेंज के कारण, तो आपको ये मस्ट भी मेंशन करना पड़ेगा। एंड इफ़ द इफेक्ट ऑफ द चेंज को अगर मान लो कि क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, यानी कि रुपीज़ में नहीं बताया जा सकता है किसी अमाउंट में कि कितना का इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चेंज की वजह से, तो फिर कंपनी को जो है वो फैक्ट को क्लियरली बताना पड़ेगा फिनेंशियल स्टेटमेंट में कि आपने क्या चेंज किया है, फिर ये डेफिनेटली बताओ। ठीक है, अब चलो हमारे AS1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा AS2 जो है दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हैं ये कहता है हमारा AS2। मैं आपको अभी बता दूं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन, या तो क्वेश्चंस के नाम भी आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 4 AS दे दिया, AS 1 2 3 4, उसके अगेंस्ट में आपको ऑप्शन टॉपिक रहेंगे कि कौन से टॉपिक का कौन सा AS है। तो ये भी आपको AS के नाम भी याद रखने कि किस स्टैंडर्ड में किसके बारे में बात की गई है।
ठीक है, इसके अलावा कि उसके अंदर क्या है। अब देखो AS2 में मीनिंग क्या है, AS2 डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करते हैं, मेनली ये स्टैंडर्ड इस चीज़ को तय करता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है ये मैंने पहले ही बता दिया है, और मैंने अपने जो अकाउंटिंग की हमारी बेसिक क्लास है उसमें भी बताया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर के आप देख लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में देखो यहाँ पे, टू प्रिस्क्राइब द मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री सो दैट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू आर सोन एक्यूरेटली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियसली इसका पर्पस क्या है, ताकि सही से क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सही से डिस्क्लोज हो वहाँ पे। इन्वेंट्री होता क्या है ये हमने आपको बता दिया है, लेकिन इन्वेंट्री को जो है वो 4 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, दैट इज़ रॉ मटेरियल, WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स यानी कि जो माल बन के रेडी हो गया, और स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो जिस चीज़ के इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे मशीनरी वगैरह जो टूल्स वगैरह हो जाते हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसको कहते हैं हम लोग स्पेयर्स एंड स्टोर्स। अब देखो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री को लेकर के, इन्वेंट्री जो है उसको वैल्यू करना चाहिए, कॉस्ट जो आपका है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी उसका लोअर अमाउंट है उसको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने जो है वो केक आपने मैन्युफैक्चर किया, आपका केक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में बच गया, आपका सारा तो नहीं बिकेगा, जो बच जाएंगे उसी को क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। मान लो कि उसको बनाने में जो है मेरा कॉस्ट बैठा है 400 रुपये, ठीक है, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि उसको अगर मैं मार्केट में अभी सेल करूँ तो मुझे कितना मिलेगा उसका पैसा, ये होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। दोनों में से जो कम है, मान लो कि मेरा NRV जो है वो 500 रुपये है, कि मार्केट में अगर मैं बेचूँ तो 500 में बिकेगा, तो उसमें से दोनों में लोअर कौन है, तो कॉस्ट जो है वो 400 रुपये कम है, तो यानी कि कॉस्ट पे वैल्यू होगा। फिर ये दोनों में से जो भी छोटा अमाउंट होगा उस पे वैल्यू होगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कॉस्ट क्या इंक्लूड करता है, अब देखो कॉस्ट जो है कंपनी को बनाने में बहुत तरह के खर्चे आते हैं, तो किस किस खर्चे को इंक्लूड करना है। कॉस्ट ऑफ परचेज में जैसे परचेज प्राइस हो गई, अगर कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, यानी कि अगर आपने बाहर से दूसरे कंट्री से सामान मंगवाया है तो इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है, ट्रांसपोर्ट में पैसे लगेंगे, उसको हैंडलिंग में पैसे लगेंगे, एंड उसमें से जो आपको डिस्काउंट मिला है वो आपको लेस करना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ये भी ऐड होगा उसमें, जैसे कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो भी आपने लेबर लगाए हुए हैं उसके जो कॉस्ट पड़ रहे हैं आपको। प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब जहाँ पे आप बना रहे हो वहाँ पे बिजली लगती है, पानी लगती है, बहुत तरह का खर्चा होता है, इसको ओवरहेड एक्सपेंस बोलते हैं। एंड अदर कॉस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कॉस्ट जो कि खर्च किया गया है टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। मान लो कि आपने जो है सामान जहाँ भी बना रहे हो वहाँ से जो जहाँ पे अभी आपने उसको रखा है तो वहाँ कहीं और अपने जाके शोरूम में जाके रखोगे, गोडाउन में जाके रखोगे, तो वहाँ तक ले जाने का जो खर्चा है वो भी ऐड होगा। कॉस्ट में क्या ऐड नहीं होगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन MCQ बन जाएंगे कि क्या कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। एंड इनफैक्ट बने भी है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। एबनॉर्मल वेस्ट कुछ हो गया जो कि नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। स्टोरेज कॉस्ट को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि उसको रखने का जो खर्चा लग रहा है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन से रिलेटेड के खर्चे नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उसको ऐड नहीं करेंगे। और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बेचने में जो खर्चा होता है, उसको एडवर्टाइज करने के लिए जो पैसे लग रहे थे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। NRV क्या होता है, NRV का मतलब ये होता है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस एस्टिमेटेड है उसमें से जो है वो माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और सेलिंग एक्सपेंस, तो आ जाता है NRV, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि एस्टिमेटेड अगर सेलिंग प्राइस जो है वो 10,000 है और एस्टिमेटेड अगर कंप्लीशन कॉस्ट जो है 1,000 रुपये है, ठीक है, और सेलिंग एक्सपेंस हमारा जो है वो 500 है, तो NRV कितना निकल के आ जाएगा, 10,000 में से माइनस कर दो आपका जो कॉस्ट लगा वो 1,000 रुपये, सेलिंग एक्सपेंस को माइनस कर दो, तब जाकर के ये निकलेगा आपका NRV। किस तरीके से कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं इन्वेंट्री में, तो देखो यहाँ पे AS2 जो है वो अलाउ करता है द फॉलोइंग कॉस्ट फार्मूला। फॉर एग्जांपल FIFO मेथड, वेटेड एवरेज, LIFO मेथड। LIFO मेथड जो है इज़ नॉट परमिटेड अंडर द AS2, ये जरूर याद रख लेना। LIFO मेथड यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट अलाउड नहीं है AS2 के अकॉर्डिंग। FIFO मेथड क्या होता है, जो कि वही परचेज फर्स्ट, वो जो है वो पहले इशू होगा, यानी पहले बिकेगा, पहले निकाला जाएगा उसको। वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है, ये होता है एवरेज कॉस्ट कितना पड़ रहा है पर यूनिट, यानी कि जितने हमारे टोटल खर्चे लगे, टोटल कॉस्ट को जब हम टोटल जितने मेरे नंबर ऑफ चीज़ जो प्रोडक्ट्स बने हैं उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा वेटेड एवरेज निकलेगा। आइटम्स जो कि कवर नहीं है AS2 के अंदर वो क्या क्या है, तो स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू WIP अंडर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में अगर मान लो कि कोई सामान अगर आधा अधूरा रुका है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा AS2। शेयर्स डिवेंचर पे एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोसीजर ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इन्वेंट्री जो कि हेल्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर के पास जाकर के आप सामान रख दिए हो, वो भी इंक्लूड नहीं होगा,
डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी कि फिनेंशियल स्टेटमेंट को मस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, दैट इज अकाउंटिंग पॉलिसी। एंड कॉस्ट फार्मूला क्या इस्तेमाल किया गया, फीफो किया गया, क्या किया गया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एग्जाम्पल क्या है कि कंपनी वैल्यू करता है, मान लो क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे 5 लाख हमारा कॉस्ट है, ठीक है, लेकिन एनआरवी जो है वो हमारा 4,80,000, यानी कि कितना अभी अगर मार्केट में हम बेचे तो कितने में बिक जाएगा वो, तो वो है 4,80,000। और इन्वेंट्री जो है वो 4,80,000 पे, तो इसको जाकर के वैल्यू होना चाहिए, यानी कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ लोअर। अब हम देख लेते हैं एमसीक्यू कुछ इस पे बेस, ताकि आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। AS2 वगैरह ऐसे आपके लिए न्यू है, एलियन चीज़ें हैं बिल्कुल। एमसीक्यू देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ AS1, ये हमारा AS1 से क्वेश्चन है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ AS1 इज नंबर ए टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, नंबर बी टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन, टू प्रिस्क्राइब मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड टू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक। बताओ कौन सा ऑप्शन है, कौन सा आंसर है। ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के लिए ऑल टुगेदर हमारा एक डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो उसको तो हटा ही दो, ABC में से बताओ। तो क्वेश्चन आंसर नंबर ए इज द, मतलब ए जो है वो आंसर है, दैट इज टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। नंबर 2, इफ द कंपनी अगर मान लो कि चेंज करता है अपना मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो इट मस्ट नंबर ए इग्नोर द चेंज, नंबर बी एडजस्ट करना पड़ेगा, नंबर डी री स्टेट प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट और द डिस्क्लोज द रीजन, यानी कि रीजन आपको बताने पड़ेंगे, डिस्क्लोज द रीजन। Accounting policy are disclosed, number A only when there is a change, number B only in director's report, number C in the financial statement and none nowhere। तो इसका आंसर क्या होगा, इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग पॉलिसी को कहाँ डिस्क्लोज करना है, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में करना है। नंबर 7 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, नंबर ए डेबिटिंग द डेप्रिसिएशन, यूजिंग फीफो मेथड, पेइंग सैलरी इन कैश एंड प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। तो बताओ कि कहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल है अकाउंटिंग पॉलिसी का, तो फीफो मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है क्लोजिंग स्टॉक के लिए, ये हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दैट इज एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है। नंबर ए सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स, नंबर बी कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्लस एक्सपेंस, नंबर सी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दो कंप्लीट एंड सेल, एंड नंबर डी दैट इज परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स। तो बताओ कि एनआरवी जो है उसका मतलब क्या होता है। बताओ मुझे आंसर। एनआरवी का मतलब होता है, दैट इज आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है AS2 किस पे अप्लाई नहीं होता है, रॉ मटेरियल, WIP इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, फिनिश गुड्स, स्टोर्स। तो अभी हमने तुरंत देखा है, दैट इज WIP इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो हमारा ये PYQ से क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द AS2 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो आपने इसे क्या देख लिया, 2023 का क्वेश्चन है ये, कि किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके इजीली बनेंगे। नंबर ए दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड that do not contribute to bringing the inventory, number B storage cost which are necessary in production process, number C selling and distribution, number D duties and paid ड्यूटीज एंड टैक्सेज जो कि पे किया गया ऑन परचेज सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड बाय द, इतना उसको आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आंसर विल बी डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब देखो AS2 के क्या रूल है, दैट इज अकाउंटिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है, बस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं करते हैं। एंड ये जो है आर नॉट रिलेटेड टू ब्रिंगिंग इन्वेंट्री टू देयर, इतना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का ये काम नहीं है कि वो इन्वेंट्री को जो है वो सामने लाए और तब जाकर के बैंक से बात करे। दे आर इनकर्ड आफ्टर प्रोडक्शन एंड टू सेल और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स सो दैट दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इन्वेंट्री कॉस्ट। एग्जाम्पल्स देखो जिसको एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, दैट इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सेल कमीशन, पैकेजिंग, कैरेज, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, सैलरी, डिस्क्लोजर एंड दीज आर द चार्ज टू द PL अकाउंट एज पर द पीरियोडिक कॉस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। पीरियोडिक कॉस्ट के अकॉर्डिंग ये सारे PL में चले जाते हैं। अब एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जिसमें इंक्लूड किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेट इनवर्ड, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिसको कि लगे हैं हमारे फैक्ट्री तक लाने के लिए मटेरियल्स को, ठीक है, जो भी पोर्ट है जहाँ से भी मंगा रहे हैं ये। कस्टम ड्यूटी जो है वो इंक्लूड नहीं होगा रॉ मटेरियल्स में जो है। एंड नंबर डी दैट इज डायरेक्ट लेबर फोर्स, नंबर डी फैक्ट्री ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड स्टोरेज कॉस्ट इफ़ नेसेसरी इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि सब कुछ यहाँ पे जो है वो ये सब ऐड कर सकते हैं, इन सब के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, दैट इज़ अ फैक्ट्री मान लो कि प्रोड्यूस करता है अगर फिनिश गुड्स
बनाता है कुछ सामान, एंड प्रोडक्शन कॉस्ट उसका कितना आ रहा है 1,20,000। आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी जो है उसको खर्चा कितना बैठता है, पैकिंग करने का 2,000, फ्रेट इन आउटवर्ड यानी कि कस्टमर को माल पहुंचवाता है दैट इज़ 6,000 रुपये लगा, एंड सेल कमीशन हमारा 4,000 रुपये लगा। तो बताओ कि एडवर्टीजमेंट, ठीक है, सेल कमीशन हमें लगा 4,000। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर द AS2। तो AS2 के अकॉर्डिंग जो है वो कैसा इसका वैल्यूएशन होगा वो हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशंस में अगर हम देखें तो AS2 आपको पता है कि इंक्लूड करता है कॉस्ट जो कि नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक है, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू सेल और डिस्ट्रीब्यूट एंड नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। दे आर ट्रीटेड एज अ प्रायोरिटी एक्सपेंसेस एंड देयर फोर इन्वेंट्री वैल्यू जो है प्रोडक्शन वैल्यू के बराबर है दैट इज़ 1,20,000, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है 2,000, 6,000, 4,000, 8,000 मिला के यहाँ पे हो जाएगा 20,000 विल बी चार्ज टू द PL। आंसर क्या होगा हमारा, दैट इज़ इन्वेंट्री 1,20,000 एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो है वो PL में जाके चार्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दैट इज़ कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर इन्वेंट्री, मान लो बैच का 3 लाख रुपए है एंड उसका NRV जो है वो कितना है 2,70,000। तो प्रिपेयर करो द अकाउंटिंग एंट्री टू रिकॉर्ड द WDV मेथड। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। अमाउंट ऑफ रिटर्न डाउन जो है वो कितना होगा, दैट इज़ कॉस्ट में से NRV घटा दो हमेशा। कॉस्ट कितना है 3 लाख, NRV कितना है हमारा 2,70,000, 30,000 का फ़ायदा हुआ। एज AS2 जो है वो रिक्वायर्स इन्वेंट्री टू बी कैरिड एट लोअर ऑफ कॉस्ट, नहीं तो इन्वेंट्री पे करना है आपको, ठीक है, डेबिट करना है द लॉस ऑन इन्वेंट्री और राइट डाउन, एंड क्रेडिट करना है द प्रोविजन ऑफ द इन्वेंट्री, ठीक है, लॉस ऑन इन्वेंट्री WDV मेथड इतना एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इतना। राइट डाउन जो है 30,000 एंड लॉस ऑफ 30,000, ये दोनों जो है उसको मिलेंगे अब, ठीक है। वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है हमारा, दैट इज़ कंप्यूट क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं इसको। दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक हमारा मान लो 1,000 यूनिट है, 1,000 यूनिट बना है जिसको कि हमने सोचा कि 50-50 रुपये में इसको बेचेंगे। परचेज जो है वो हमने कितना किया था 2,000 रुपये में किया था 55 पीस का। बाद में सोचा कि लेटर परचेज 500 यूनिट 60 रुपये करके हेडफोन एक लिया, ठीक है, एंड कंप्यूटर जो है वो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू यूजिंग द वेटेड एवरेज। इसमें क्या होता है देखो कि मान लो कि 1000 कुछ आपने नंबर्स लिया, मान लो कि कुछ भी हो सकता है, वो हेडफोन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ़ ये यूनिट हो गए, वो 1000 है जिसको कि 50-50 रुपये पे वैल्यू करना है। उस परचेज क्या कुछ सामान मान लो कि हमने परचेज किया है, केले परचेज किए हमने, तो उसमें क्या है कि 2000 यूनिट आपने खरीदा 55 रुपये में। तो अब बताओ कि कितने पे वैल्यू इसकी होगी। लेटर परचेज किया गया इसको 500 यूनिट 60 रुपये में, तो बताओ कि सेल वैल्यू इसका टोटल कितना निकला उस दिन 2,200 रुपये। तो अब यहाँ पे देखो कंप्यूट क्लोजिंग स्टॉक एंड वैल्यू यूजिंग द वेटेड एवरेज, ठीक है। कंप्यूट टोटल यूनिट सबसे पहले निकाल लेना है, टोटल कॉस्ट निकाल लो। जैसे कि ओपनिंग में हमारा कितना था 1000 यूनिट था 50 रुपये करके, तो 50 × 1000 50,000। परचेज 2 में हमारा क्या था दैट इज़ 2000 केस 55 रुपये करके, तो यहाँ पे 1,10,000। तो वैसे ही यहाँ पे सब मिलाकर के टोटल 1,90,000 रुपये जो है वो आ जाते हैं, दैट इज़ इसके पहले। एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कितना है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। वेटेड एवरेज का मतलब है कि टोटल कॉस्ट में जब टोटल यूनिट हम डिवाइड करेंगे तब जाके वेटेड एवरेज निकलेगा। यूनिट्स जो कि अनसोल्ड यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग, सेल्स में क्या है यहाँ पे 3500 में से 2,200 रुपये घटा दो तो यहाँ पे आ जाएगा 1,300। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे कि ही वेटेड द वेटेड एवरेज मेथड का इस्तेमाल करके, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में क्या किया इसने 1,300 का इस्तेमाल किया, दैट इज़ वो जो नया वाला ये था ना हमारा टॉय, उस पर जो है 130 अराउंड मुझे लगता है उससे उठाया इसने 130। एंड एक बार यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है 1,300 × 54 एंड बाद में 1,300 × 54 एंड जाके लिमिट जो है अब जाके बनी है दैट इज़ 70 57143। अब देखो फीफो वर्सेस वेटेड एवरेज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, तो अ फर्म जो कि उसने 100 यूनिट्स खरीदे 10 रुपये में और बाद में उसने 100 रुपये और 100 यूनिट्स और खरीदे 12 रुपये में, इसने जो है अपने 150 यूनिट जो है बेच दिए। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक जो इसके 50 बच गए उसको ये किस पे वैल्यू करेगा, फीफो पे करेगा, वेटेड एवरेज पे करेगा, कैश पे करेगा, किस पे करेगा ये, ठीक है। तो द आंसर इज़ वैसे तो इन चारों में से किसी से भी कर सकता है ये, बस लीफो को छोड़ के किसी से भी किया जा सकता है।
उसको देख लेना आप यार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर में फीफो मेथड में क्या है कि सेल ऑफ 150 यूनिट जो हमने बेचा 100 रुपये में, 10 रुपये में, तो पहला 150 में से 100 पहला हमने बेचा 10 रुपये में, 50 हमने बेचा 12 रुपये में, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना निकला? 100 यूनिट प्लस इधर जो है वो 10 यूनिट इंटू 50 इंटू 2, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने निकले? दैट इज़ 150 इंटू 11। एंड वेव्ड में क्या निकले? दैट इज़ 600। वेटेड एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो है दैट इज़ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट जो है वो कितना है? 2200 प्लस 200 11, 2400 इसको करवाना है। एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसमें कितना आया था? 150 इंटू 11 1650, ठीक है। प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? तो अंडर द फीफो क्लोजिंग स्टॉक में अंडर द ये वर्किंग वाले में जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 550, लोअर क्लोजिंग स्टॉक अंडर द इतना मीन्स हायर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड 650 वर्सेस 1600, सो दैट कि प्रॉफिट अंडर द इसको जो है वो लोअर किया जा सके 50 पॉइंट से। आंसर दैट इज़ फीफो क्लोजिंग स्टॉक 600, वेटेड एवरेज जो है वो 550। तो बताओ कि प्रिपेयर करो दैट पीएल अकाउंट कैसे बनेगा इसका। फीफो अकाउंट जो है वो कितना है हमारा? 600 एंड वेटेड एवरेज जो है वो कितना है हमारा? 550। प्रॉफिट कितना है? दैट इज़ 180, ठीक है। तो बस अगली क्लास में जो है वो हम भी स्टैंडर्ड के साथ कंटिन्यू रहेंगे, उसमें हम लोग करेंगे AS3 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन कैश फ्लो एंड D और 5। मैं कोशिश करूँगी कि अगले क्लास में जो है वो 3 टॉपिक को कवर करवा दूँ, ठीक है। तो जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करो, ऐसे ही सारे नोटिफिकेशन मिलने के लिए। एंड आपको जो जितने भी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाती है, आप उसको ज्वाइन कर लो। हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी है दैट इज़ नोअर निखिल क्लासेस के नाम से, जिसको कि जहाँ पे रेगुलरली पोस्ट की जाते हैं सब कुछ, कॉमेंट्स वगैरह के स्क्रीनशॉट्स वगैरह, तो आप जो है उसको भी जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।